दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश सांडिल है और मैं उपस्थित हूं क्रिमिनल प्रैक्टिस सीरीज की अगली वीडियोज लेकर। दोस्तों इस सीरीज में हम अपने नए अधिवक्ता साथियों को कोर्ट की जो प्रैक्टिकल प्रोसीडिंग है उसे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली कई वीडियो जा चुकी हैं। हमने ये प्रण किया था कि हम जो क्रिमिनल मामले में जो सबसे पहला काम होता है तहरीर लिखना, वहां से शुरू करेंगे और फाइनल जो जजमेंट हो जाता है वहां तक करेंगे। कचहरी के पूरे प्रोसेस को बताएंगे अपने अधिवक्ता साथियों को सरल और सहज भाषा में। इसी क्रम में मैंने कई वीडियोज बना रखी हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर देखिए भी, तभी आपको आगे की चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। आज हम लोग जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने इतना समझ लिया था कि एफआईआर हो गई, चार्जशीट आ गई, सबमिंग ऑर्डर हो गया, चार्ज फ्रेम हो गया। इसके बाद में क्या हुआ कि ट्रायल शुरू हो गया व्यक्ति का, कोर्ट में मुकदमा चालू हो गया। मुकदमा चालू होने के बाद हम लोगों ने पिछली वीडियोज में यहां तक देखा था कि जो गवाह है उन्हें बुलाया जाने लगा है। अब गवाह आएंगे, आगे की प्रक्रिया चलेगी, मुकदमे की प्रक्रिया यहीं से शुरू होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं वहां से आगे की। आगे क्या है, जब आपका चार्ज फ्रेम हो गया तब विटनेस को बुलाया जाएगा, जो गवाह है। गवाह कहां से आएंगे? जो पुलिस अपनी चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किए रहती है उसमें गवाहों के भी नाम लिखे हुए रहती है। ज्यादातर प्रैक्टिस में यही चलता है कि उसमें गवाहों के नाम भी लिखे होती है कि इन गवाहों से मैंने बयान लिया है, इससे ये मामला सिद्ध होता है। तो अब न्यायालय भी कहेगी कि आपने जिसका बयान लिया है उसे भी मेरे सामने भी लाओ, हम भी बयान लेते हैं, हम भी देखते हैं कि मामले में कितनी सच्चाई है। अब विटनेस को कोर्ट से समन होगा, जो विटनेस है वो कोर्ट में हाजिर हो जाएगा। अब जब विटनेस कोर्ट में हाजिर होगा तो सबसे पहला काम जो होगा, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील होंगे, चाहे गवर्नमेंट एडवोकेट होंगे और या वो जो कंप्लेनेंट है वो अपना प्राइवेट वकील लेकर आया होगा, वह क्या करेंगे, वह कोर्ट में जो विटनेस आया है उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ कंडक्ट करवाएंगे, जिसे कि मुख्य परीक्षा हिंदी में कहा जाता है। विटनेस आएगा, उसकी मुख्य परीक्षा करवाएंगे कौन? जो कंप्लेनेंट के वकील हैं। मुख्य परीक्षा में क्या होगा, मोटा मोटा जो भी वो व्यक्ति अपना बयान देना चाहता है उस तरह से जो प्रोसिक्यूशन के अधिवक्ता हैं, वो जो वकील हैं, वो उससे उस तरह के सवाल पूछेंगे और वो बताता चला जाएगा कि ये घटना इस तरह से हुई थी। अगर पीड़ित है तो वो बताएगा मेरे साथ ये घटना हुई थी, और अगर पीड़ित नहीं है, कोई आई विटनेस है, तो वो अपने हिसाब से बयान देगा और बताएगा सारी चीजें। ठीक है। अब यहां दोस्तों जनरल प्रैक्टिस में कोर्ट में क्या चल रहा है इसे देखना होगा आपको कि ये जो एग्जामिनेशन इन चीफ है इसे कैसे कंडक्ट करा रही है इस समय की कोर्ट। अगर आप जिला अदालत, जिला कचहरी में जाते हैं तो वहां देखा होगा, ज्यादातर स्थितियों में अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप देखिएगा भी। होता क्या है, जो विटनेस आया हुआ होता है उसको क्या करते हैं, बगल खड़ा कर देते हैं वकील साहब, चाहे गवर्नमेंट एडवोकेट है या वो अपना प्राइवेट वकील लेके आया है, बगल उसको खड़ा कर देते हैं। फिर तहरीर को एकदम डिक्टो कॉपी करवा देते हैं। किस नाम पर? एग्जामिनेशन इन चीफ के नाम पर। विटनेस कुछ नहीं बोलता, उससे सवाल भी नहीं पूछा जाता है, जबकि नियम यह है कि जो वकील साहब है वो खड़े होंगे, उससे सवाल पूछेंगे, कोर्ट उस सवाल को रिकॉर्ड करेगी, लिखेगी। ये प्रक्रिया होती है। और यहां तक भी प्रतिबंधित होता है कि उस व्यक्ति से लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लीडिंग क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? जिसके आंसर उसी में छुपे हो। जैसे उनसे इस तरह से पूछा जाए कि आपको उन्होंने कितनी लाठी मारी थी, कितना डंडा मारा था, आपको मारा था तब आप कहां थे, ये नहीं पूछना है। उसको इस तरह से पूछना है कि आपने इनके खिलाफ मारपीट का मुकदमा पंजीकृत किया है क्या, इन्होंने आपके साथ मारपीट की थी, इस तरह से। लेकिन जो जनरल प्रैक्टिस में चल रहा है उसमें यह हो रहा है कि उसको बगल खड़ा करेंगे, खुद बयान कॉपी करवा देंगे। इसके बाद डिफेंस के वकील को कॉल किया जाता है कि आओ आप क्रॉस एग्जामिनेशन करो। लेकिन यह प्रक्रिया बिल्कुल ही गलत है। और अगर आप किस केस में ऐसा हो रहा है तो आप इसका विरोध करिए, कोर्ट में इसका विरोध करिए। यहां तक तो आपको करना ही है कि जब एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड की जा रही है विटनेस की, तो आप वहां उपस्थित हों।
आपके सामने ये प्रक्रिया कराई जाए। ऐसा कोर्ट से आप निवेदन भी कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस के लिए जाएंगे कोर्ट से, अगर बताएंगे कि मैं इसमें उपस्थित होना चाहता हूं, मेरे सामने प्रक्रिया हो, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। लेकिन लोग क्या करते हैं, अधिवक्ता हल्के में ले लेते हैं कि अरे यार चीफ है, चलो लिखाओ चीफ, फिर हम आते हैं, फिर देखते हैं। चीफ में वो डिक्टो कॉपी करवाते हैं। और जजमेंट अगर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें चीफ में जो चीजें लिखी होती हैं उसे भी कंसीडर किया जाता है। तो जिसे कंसीडर किया जाना है उसे तो आप डिक्टो कॉपी करवा दे रहे हैं। जो प्रोसिक्यूशन का केस था, जो तहरीर थी, वही लिखवा दे रहे हैं साफ साफ। विटनेस कुछ कह पा रहा है, बता पा रहा है या नहीं बता पा रहा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह से हो जाता है। इसका भी आपको विरोध करना है, और अगर विरोध आप नहीं करेंगे तो आपके मुकदमा कमजोर हो सकता है, आप आगे चल के दिक्कत में भी आ सकते हैं। तो ये हो गया एग्जामिनेशन इन चीफ, हो गया एग्जामिनेशन इन चीफ। अब क्या होगा इसके बाद में, अब अगर आप डिफेंस के वकील हैं तो आपको बुलाया जाएगा, भाई साहब आपको बुलाया जाएगा कि अब इनका क्रॉस एग्जामिनेशन कीजिए, जिसका हिंदी में नाम है प्रति परीक्षा। कि अब आप इनको क्रॉस करिए कि ये जो चीफ में लिखाए हैं ये सही है या गलत है। इसका मौका आपको दिया जाता है। अब अगर क्रॉस एग्जामिनेशन पर बात की जाए, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन पर बात की जाए, तो इसमें घंटों घंटों के वीडियोज भी कम पड़ जाएंगे। ये ऐसी चीज है, ये एक कला है जो जिरे है, जिसे जिरे भी कहा जाता है। जिरे की भाषा में, तो कचेरी भाषा में जिरे बहुत ज्यादा प्रचलित है। ये अपने आप में एक कला है। इसे न किताब पढ़ के जल्दी हासिल किया जा सकता है, न किसी के बताने से आ सकती है। इस जब आप कूदेंगे नदी में तब खुद ही सीख पाएंगे इसमें। ये ऐसी चीज है, ये अनुभव के साथ आपकी अच्छी होती जाएंगी। लेकिन फिर भी शुरू में अगर आपको अच्छा करना है तो आप क्रॉस एग्जामिनेशन पर कई पुस्तकें हैं, उनको मंगा सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जहां क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है वहां खड़े होइए, उन सारी चीजों को देखिए, तो आपको धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा क्रॉस एग्जामिनेशन का। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज है, ट्रायल में सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर पूछा जाए मुझसे, तो मुझे ये लगता है कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन है। यहीं से मुकदमा डिसाइड होता है कि आपको सजा होगी या नहीं होगी। और कई बार ये भी मान के चलिए, इस क्रॉस एग्जामिनेशन को ढंग से न कराने वाले अधिवक्ता, कई बार मुकदमा उनके पक्ष में होता है, वो डिफेंस के अधिवक्ता होते हैं, लेकिन ऐसी क्रॉस एग्जामिनेशन कर जाते हैं जिससे खुद सजा मोल ले लेते हैं और उनका मुकदमा कमजोर हो जाता है। तो इसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में सावधानी ये रखनी है कि सवाल क्या पूछना है, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं पूछना है। आपको उदाहरण से मैं बताता हूं। आपने किसी विटनेस से कोई सवाल किया, मान लिया कि उसके आप सवाल कर रहे हैं मारपीट हुई थी, तो आप सवाल कर रहे हैं कि जहां मारपीट हुई थी उस स्ट्रीट लाइट जहां लगी हुई है, किसी पार्क के किनारे मारपीट हुई, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। अब आप उससे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि वहां जो पार्क है, स्ट्रीट लाइट जो है, वो उस समय जब घटना हुई थी तो उस समय वो कुछ खराब थी, जलने में उसके समस्या थी? तो उन्होंने कहा कि हाँ जलने में समस्या थी, बिल्कुल समस्या थी, वहां वो जल नहीं रही थी हफ्ते 10 दिन से, जब से घटना हुई हफ्ते 10 दिन से जल नहीं रही थी। यानी कि कोई व्यक्ति आया, अनजान व्यक्ति आया, 2 थप्पड़ मारकर चला गया। ये बिल्कुल क्लियरली नहीं बता सकते थे कि आपका जो क्लाइंट है या अभियुक्त है इसी यही मार कर गया, क्योंकि अंधेरे में आपने कैसे पहचाना। लेकिन अब अगर एक्स्ट्रा दिमाग लगा दे क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो कह दें कि जब वहां लाइट नहीं थी, जब वो स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, तो अंधेरे में आपने अभियुक्त को पहचाना कैसे? तब वो विटनेस कह देगा कि अभियुक्त ने मुझे मारा, और जब भागा मैं देख रही थी तो सामने मिश्रा जी के घर के सामने लाइट जल रही थी, उसका चेहरा मुझे दिख गया। लो, केस खत्म। जो आपका पॉइंट उठा था वो पॉइंट वहीं खत्म हो गया। तो इसमें इस क्रॉस एग्जामिनेशन एक कला है, इसको बहुत ही शार्प तरीके से करना होता है। ये समझाया नहीं जा सकता है मेरे हिसाब से। जब आप इन चीजों का अनुभव करेंगे, जब आप कोर्ट में जाएंगे, रीड करेंगे सारी चीजें, तो आपको ये आएंगी। क्योंकि इसमें आपको किसी भी व्यक्ति से सामान्य समझिए, क्रॉस एग्जामिनेशन दूर जाने दीजिए, सामान्य भाषा में आप समझिए, किसी भी व्यक्ति से सच्चाई उगलवानी है आपसे, और उसने प्रण कर लिया है कि हम सच्चाई उगलेंगे नहीं, तो कितनी मेहनत की चीज होगी, कितनी कलाएं लगेंगी इस चीजों में। वो आपको कला सीखनी पड़ेगी, कोर्ट में जाकर देखकर सारी चीजें आपको वहां से सीखनी
होगी, तब आप क्रॉस एग्जामिनेशन में मास्टर बन पाएंगे। और क्रॉस एग्जामिनेशन ही पूरे ट्रायल की सबसे बड़ी चीज होती है, मैं आपको बता दूं। यही आपने कहीं कोर्ट में देखा होगा, कई बार झगड़ा होते हुए, ऊंची ऊंची आवाज में बात करते हुए, ये सब यही होता है, ये इसी क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ये सब होता है। और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ही सारी टेक्निक का प्रयोग भी किया जाता है, जो अधिवक्ता टेक्निक का प्रयोग करते हैं। जो देखते हैं, कई बार आप देखे होंगे कोर्ट में जाने के बाद में कि विटनेस से जो खड़ा हुआ है और अधिवक्ता से लड़ाई हो रही है, वो लड़ाई नहीं हो रही है, वो अधिवक्ता उनको परेशान कर रहा है उनसे सच्चाई उगलवाने के लिए क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से। क्योंकि विटनेस तो भाई वहीं से कसम खा के आया होता है, जो भी आया है कचहरी में वहां से चलता है, अरे छोड़ो अभी चलते हैं, हमको नहीं तोड़ पाएंगे उनके जो है। अगर सही भी कहने आया है तो, अगर झूठ कहने आया है तो वो पूरे वहां से प्रिपेयर होके आता है, और नहीं आता है तो रास्ते में उसके वकील साहब उसको बिल्कुल ट्रेन करके लेके आते हैं कि तुमको यही कहना है, थोड़ा सा भी हिलना नहीं है। अगर आप उसमें कमजोर पड़ जा रहे हैं तो आपकी ये चीजें हो जाती है। और सिखाने में कई बार सिखाने वाली चीजें पसीने छुड़ा देती हैं नए नए अधिवक्ताओं के। एक मामले में मुझे याद आ गया, अचानक याद आ गया, आगे बढ़ रहे थे हम लोग। एक मामले में मैं क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए खड़ा हुआ, एक महिला थी, बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, उसके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन हमने शुरू की। 1 घंटे तक सवाल पूछा। अब होता क्या था, जिस भी सवाल में वो थोड़ा सा फंसने का प्रयास करती थी, प्राइवेट अधिवक्ता अपना लेकर आई थी, फंसने का प्रयास करती थी, वो चुप हो जाती, शांत हो जाती थी। फिर उनके अधिवक्ता कुछ ना कुछ उसमें ऑब्जेक्शन या कुछ बोल देते थे, और जैसे ही वो कुछ बोल देते थे, वो तुरंत, जब आपको उसको वो जान जाती थी कि जब आप इस सवाल से मुकर जाना है पूरी तरह से, वो तुरंत अपना जवाब बदल देती थी। पूरा 1 घंटा परेशान होने के बाद फिर हमने कहा ठीक है। फिर हमने ऑनरेबल कोर्ट से मैंने निवेदन किया कि अधिवक्ता साहब जो बगल में खड़े हुए इनको चुप करवाइए, जो विटनेस कह रहा है ये चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इनको बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी वो बोलना अपना बंद नहीं किए, थोड़ा बहुत बोल रहे थे, लेकिन थोड़ा सा मुझे गैप मिला। फिर मैंने उससे पूछा जो आपको इससे पहले वाले बताया है। हमने उससे कहा कि ये आपका एग्जामिनेशन इन चीफ कैसे लिखा गया है, तो उसने बताया कि मैं आई थी, खड़ी थी, कोर्ट साहब ने बोल बोल कर एग्जामिनेशन इन चीफ पूरी लिखवा दिए, फिर मेरा साइन करवा लिया। एक ही लाइन में पूरा का पूरा उसका एग्जामिनेशन इन चीफ, पूरा मुकदमा खत्म, उसकी पूरी गवाही खत्म। उस पर भी वकील साहब का बहुत एतराज हुआ, लेकिन कोर्ट जो थी उसने लिखवा दिया कि हाँ भाई कहा है विटनेस ने। हमने कहा क्या यही हुआ है। तो कहीं कहीं क्रॉस एग्जामिनेशन में भी एक लाइनें आपका मुकदमा बना भी सकती हैं, एक लाइन आपकी मुकदमा बिगाड़ भी सकती है। तो इसको सीखना आपको बहुत जरूरी है। इसको सीखने के लिए धीरे धीरे अनुभव से आपको आएगा। ज्यादा पढ़िए, ज्यादा जो जजमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट आप लोग निकालिए, उसमें जब जजमेंट आता है तो उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन इन चीफ दोनों को कोट किया जाता है। कैसे एग्जामिनेशन इन चीफ हुई है, कैसे क्रॉस हुआ है, जजमेंट सारे अब तो ई कोर्ट जैसी वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सारे जजमेंट निकालिए जहां ट्रायल चल रहा है, पढ़िए उसको, आपको धीरे धीरे सारी चीजें आ जाएंगी। फिर धीरे धीरे क्रॉस एग्जामिनेशन करने का प्रयास भी कीजिए। पहले सीनियर के साथ रहकर सीखिए कुछ दिन, फिर खुद करने का प्रयास कीजिए, आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी और इस कला में भी आप माहिर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कहा जाए कि आपको कोई टेम्पलेट दे दे, फॉर्मेट दे दे कि 376 में कौन से सवाल पूछने हैं, 354 में कौन से सवाल पूछने हैं और 323 में कौन से सवाल पूछने हैं, अभी टेम्पलेट मैं आपको बनाकर दे दूं, वो टेम्पलेट काम नहीं करेगा। आप सारी तैयारी करके 10 क्वेश्चन लेके जाएंगे, एक क्वेश्चन का जवाब उल्टा आएगा और 200 क्वेश्चन आपका खराब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं उसमें। अगर आपको क्रॉस एग्जामिनेशन ढंग से करना है तो बस इतना है, केस पर आपकी बहुत जबरदस्त तरीके से पकड़ होनी चाहिए। पूरी जो केस डायरी है वो आपके दिमाग में हमेशा घूमती होनी चाहिए। फिर आप अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए खड़े होते हैं तो आप 100% उसमें सफल होंगे और अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन कर ले जाएंगे, ये भी मेरा दावा है। बस आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए। और तैयारी का मतलब ये नहीं क्वेश्चन तैयार करना होता है, क्वेश्चन भी तैयार करिए, लेकिन आपको केस, जो भी आपका केस है, पूरा आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए, तो आप अच्छे से अच्छा क्रॉस एग्जामिनेशन कर ले जाएंगे। वैसे अगर टेम्पलेट पर या क्रॉस एग्जामिनेशन पर आप लोग एक डिटेल वीडियो अगर चाहेंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन पर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा पूरी तरह से कि कैसे आपको कहां से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है, कहां से क्वेश्चन को समाप्त करना है, कैसे अगर विटनेस को कैसे सच्चाई उससे उगलवानी है, क्या क्या रूल फॉलो करने हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में। ये पूरी एक डिटेल वीडियो, कम से कम 30 मिनट की वीडियो बनेगी, वो मैं आपको अलग से बना दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा।
अब आगे बात करते हैं, चूंकि हम लोग फॉर्मल तरीके से चल रहे हैं कि कोर्ट में प्रक्रियाएं कैसे चलती हैं, बहुत डीप में नहीं जाते हैं। आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन एक बहुत बड़ी कला है और इसके लिए एक वीडियो में कवर करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। अब आगे की प्रक्रियाओं पर चलते हैं, आगे कोर्ट में क्या होगा। अब बात करते हैं कि कई स्थितियों में यह है कि साक्षी आया हुआ है और या साक्षी ही नहीं आया है, साक्षी कोर्ट में उपस्थित है, लेकिन आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर नहीं सकते हैं, आपकी तैयारी नहीं है या आप कहीं अलग जाने वाले हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियां भी कोर्ट में पैदा होती हैं। तो उसके हिसाब से आप जो है वो एक इसको जो आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन है इसको स्टे करने के लिए भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसे मौका भी कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की भाषा में, कि भैया मौका दे रहे हैं, आज जिरह नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको एक फॉर्मेट में बता देता हूं, जो नाम अभियुक्त और वाद अपराध संख्या धारा थाना जिला ये आप लिखेंगे, अभियोजक इसका जो आपका अभियुक्त है उसका नाम पता लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको हिंदी में लिखना है, तो ये बताइए उपरोक्त वाद अभियोजन साक्ष्य के अनुक्रम में चल रहा है, यानी कि इसकी ट्रायल की प्रक्रिया चल रही है, या कि संबंधित अभियोजन साक्षी जो भी हो उसे परीक्षित किया जा चुका है तथा उसकी मुख्य परीक्षा का संबंध है, यानी उसका चीफ हो चुका है। जो भी PW1 PW2 जो भी होगा वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में ये लिख देंगे, फिर अपना जो कारण है कि हम नहीं आ सकते हैं उसको लिख देंगे कि हम क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हैं, इस तरह से व्यस्त हैं। फिर इसके बाद में आप रिलीफ लिख देंगे, या कि उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में अपराध संख्या अपना तथ्य में अन्य साक्षी की मुख्य परीक्षा संपन्न होने तक न्याय हित में स्थगित किया जाना आवश्यक है, कि उसका अभी स्थगित कर दें, आगे जो होगा हम कर लेंगे क्रॉस एग्जामिनेशन। ये आप वहां कोर्ट में दे देंगे। अगर अंग्रेजी में आप इसको ड्राफ्ट करना चाहते हैं तो अंग्रेजी का भी सेम फॉर्मेट है, बस सिर्फ आपको अंग्रेजी में सारी चीजें लिख देनी होती है। ठीक है, फिर इसे आप कोर्ट में दे देंगे, तो कोर्ट क्या कहेगी कि ठीक है, इस आज आप नहीं कर सकते हैं, तो आज आपको मौका दिया जाता है। कोर्ट इस स्थिति में एक काम करती है कि जो साक्षी आया होता है, जो विटनेस आया होता है, उसके जो परिवहन के खर्चे लगे हैं आने जाने में कोर्ट में, ये आपके ऊपर जुर्माना लगा सकती है, कॉस्ट लगा सकती है, 100 200 500 1000 ये लगा देती है कि भैया विटनेस फिर से वापस आएगा तो उसका किराया कौन देगा, आप दीजिए, आज ना करिए तो कल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट आपको इजिली मौका दे देती है कि आज के बाद भी आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगली स्थिति जो होती है कि यहां तक तो हो गया, अगली स्थिति यह है कि आपने किसी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया, उसकी चीफ भी हुई, उसको आपने क्रॉस एग्जामिन भी किया, लेकिन कोई चीज रह गई, कोई महत्वपूर्ण चीज मुकदमे के लिए रह गई, उस समय आपको नहीं याद आया या उस समय वो चीजें सामने आई नहीं, तो कुछ मुख्य बातें उससे पूछना है, उससे साबित करवाना रह गया, तब आप क्या करेंगे इस स्थिति में? तो पछताना नहीं है, उसके लिए भी प्रोविजन है सीआरपीसी की धारा 311 में, और जो उसकी नए कानून में 348 BNSS में ये प्रोविजन किया गया है कि साक्षी को पुनः तलब किया जाए। अगर कोई महत्वपूर्ण चीजें रह गई हैं तो उसे फिर से कोर्ट में बुलाया जाए, फिर से उसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाए। आपको फॉर्मेट में क्या करना है, आपको एप्लीकेशन ये लगाना होगा कि क्या अर्जेंसी है, ये आपको बताना होगा कोर्ट को कि फिर से वो विटनेस यहाँ आए। आपको सेम फॉर्मेट में ये लिख देना है, उसका नाम लिख देना है। फिर इसके बाद में आगे फॉर्मेट में आपको लिखना है यह कि उपरोक्त वाद अपराध संख्या साक्षी का नाम, अभियोजन साक्षी का नाम, दिनांक को परीक्षित किया जा चुका था, पहले से परीक्षित किया जा चुका था उस व्यक्ति को। ठीक है, या कि उक्त साक्षी एक तथ्य का साक्षी है और उसे घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होने के लिए दावा किया गया, यानी कि वो आई विटनेस था वो व्यक्ति। ठीक है, या कि उपरोक्त साक्षी ने घटना को घटित होते देखने का दावा किया था जो पीड़ित के घर पर रात्रि में घटित हुई थी और साक्षी का घर घटना स्थल से 1 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन उसे इस प्रकार परीक्षित नहीं किया गया कि वह कैसे घटना के समय स्थल पर पहुंचा था। ठीक है, ये हो गया कि भैया वो व्यक्ति आया था गवाही देने, उसने कहा था कि हमने सारा मामला देखा है, लेकिन रात्रि का समय था और 1 किलोमीटर दूर उसका घर है, तो 1 किलोमीटर यहाँ क्या करने आया था जब उसने देखा, ये चीजें रह गई, इसको पूछना जरूरी था, तभी क्लियर हो पाएगा केस।
तो यही बना रहा है। फिर ये कह दिया गया, फिर से रिलीफ आपकी लिख दी गई, या कि उपरोक्त तथ्य की दृष्टि में उक्त साक्षी को पुनः बुलाया जाना अपेक्षित है और न्याय हित में और वाद के शुद्ध निर्धारण के लिए इस संबंध में परीक्षित किया जा सकेगा। यानी उनको फिर से बुला लीजिए श्रीमान जी, अब बहुत महत्वपूर्ण चीज छूट गई है, हम फिर से उनको परीक्षित करना चाहते हैं, फिर से उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना चाहते हैं। इस स्थिति में भी अगर कोर्ट को लगेगा कि हाँ उस जो साक्षी है उसे पुनः बुलाया जाना चाहिए, तो कोर्ट उस साक्षी को पुनः समन करवा देगा, वो साक्षी पुनः आ जाएगा। स्थिति वही होगी, आपके ऊपर कॉस्ट लगाई जा सकती है कि जो व्यक्ति आएगा उसके खर्चे जो लगेंगे आने जाने के, वो आपसे वसूले जा सकते हैं। और ये भी कोर्ट कर सकती है, नहीं है कि कोर्ट पूरी तरह से बाध्य है कि नहीं नहीं उसको नहीं बुलाएंगे, बुलाएंगे ही। वो कोर्ट को अपना डिस्क्रिशन है, अगर कोर्ट चाहेगी तो बुलाएगी, अगर कोर्ट को नहीं लगेगा तो कोर्ट नहीं भी बुला सकती है। ठीक है, यही सेम फॉर्मेट है अंग्रेजी का। अगर आप लोग अंग्रेजी में लिखना चाहेंगे तो सेम चीजें इसे अंग्रेजी में लिख देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अब एक अगली स्थिति और पैदा होती है जिसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे जिस जो अभियुक्त है उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हुई, उनके खिलाफ चार्जशीट आई, उनके खिलाफ विचारण चल रहा है, लेकिन जो विटनेस आ रहे हैं वो तीसरे व्यक्ति का भी नाम ले रहे हैं। जैसे ये हुआ कि राम ने श्याम को मारा था, तो राम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और राम के खिलाफ चार्जशीट आई, राम के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। लेकिन जब श्याम आया गवाही देने के लिए तो उसने कहा कि राम के साथ में रमेश भी थे, और यही चीजें जो पीड़ित ने कहा वही चीजें जितने भी साक्षी आए सबने कहा कि नहीं भाई रमेश भी थे इस मारपीट में, लेकिन उनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट नहीं लगाई, पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखा। तब क्या होगा? तब इस स्थिति में उस व्यक्ति को 319 सीआरपीसी में प्रोविजन था और अब नए कानून बीएनएसएस में 358 सेक्शन में यह प्रोविजन दिया गया है कि उस व्यक्ति को पुनः तलब किया जाए, जो व्यक्ति साथ में था, चाहे उसके खिलाफ चार्जशीट आई चाहे नहीं आई, अगर ट्रायल में उसका नाम आ रहा है तो उसे पुनः तलब किया जाए। इसके लिए आवेदन प्रोसिक्यूशन देगा। आवेदन का फॉर्मेट क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। ऊपर नाम जो भी होता है, कोर्ट का नाम और वो थाना, धारा, जिला और वो क्राइम नंबर, यही सब लिखते हैं। आपको कंटेंट क्या लिखना है ये मैं आपको यहां से बताता हूं। ये प्रोसिक्यूशन देगा अगर तीसरे व्यक्ति का भी नाम आ गया। सिर्फ एफआईआर से और चार्जशीट से नाम हट जाने से कोई भी व्यक्ति पूरे मुकदमे से दूर नहीं होता है, उसे मुकदमे में फिर तलब किया जा सकता है, वो मुकदमे में फिर आ सकता है और उसे सजा भी हो सकती है, चाहे चार्जशीट से दरोगा जी ने नाम भी निकाल दिया हो। ये वो स्थिति है, यहां हम आपको फॉर्मेट बताते हैं। या कि उपरोक्त वाद के परीक्षण के दौरान कुछ साक्षीगण के साक्ष्य से कतिपय व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों का नाम एवं विवरण की अपराध कारित करने में संलिप्तता स्पष्ट हुई है, जो कि ना प्रथम सूचना रिपोर्ट में और ना ही आरोप पत्र में नामित थे। वो कहीं नहीं थे, लेकिन जब साक्षी कोर्ट में आए तब उनका नाम ले रहे हैं, कई साक्षी उनका नाम ले रहे हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये व्यक्ति भी इसमें संलिप्त था घटना में। ठीक है, यह कि साक्षीगण प्रति परीक्षित भी हो गए हैं, उनका क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गया और उक्त अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सारवान साक्ष्य है। क्रॉस एग्जामिनेशन में भी उस व्यक्ति का नाम आ रहा है कि यह व्यक्ति भी घटना में संलिप्त था। यह कि उक्त अभियुक्त सुरक्षित रूप से दोष सिद्ध हो सकेंगे यदि अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य अखंडित बने रहते हैं। ठीक है, या कि कथित अभियुक्त वाद के परीक्षण का सामना करने के लिए सम्मन होने हेतु तो अपेक्षित है, ताकि अपराध कारित करने में संलिप्तता अभियुक्त व्यक्ति दंडित किया जा सके। यानी कि जो भी साक्ष्य इस पर आए हैं उस साक्ष्य से लग रहा है कि ये भी, इनको भी समन किया जा सकता है और इनको भी ट्रायल चलाया जाए, चूंकि ये भी घटना में सम्मिलित थे, भले ही पुलिस ने इनका चार्जशीट एफआईआर में नाम नहीं डाला था। फिर उसके बाद में रिलीफ, ये कि उपरोक्त तथ्यों की दृष्टि में न्याय हित में यह समझीन होगा कि उक्त अभियुक्त व्यक्ति अर्थात इनका नाम, पता, निवासी कहाँ के रहने वाले हैं, को सहाभियुक्त के साथ परीक्षण का सामना करने के लिए समन करने की कृपा करें। उन्हें भी समन किया जाए, वो भी आवे लाइन में, जैसे अन्य अभियुक्त लाइन में थे, उनका भी ट्रायल चलेगा। अगर दोषी होंगे तो साथ में वो भी नप जाएंगे। ये परिस्थिति होती है 319 की। 319 हमेशा प्रोसिक्यूशन लगाता है। अगर आप अंग्रेजी में लिखना चाहें तो इसको सेम अंग्रेजी में लिख सकते हैं, उसको पढ़ के बताने में टाइम वेस्ट ही होगा।
लेकिन जो उद्देश्य है 319 का वो यही है कि जो व्यक्ति ट्रायल में जिस व्यक्ति का नाम आ जाए उसे भी मुकदमे में घसीटने का ये हथियार होता है 319। इसे जो अभियोजन पक्ष है वही मूव करता है कि भैया इनको भी बुला लिया जाए और लोग आ जाएंगे तो उसमें काम हो जाएगा। अब दोस्तों ये आपके पूरे ट्रायल की प्रक्रिया हो जाती है। मोटा मोटा जो मैंने बताया, जो छोटी मोटी प्रक्रियाएं कोर्ट में चलती हैं, ये प्रक्रिया हो जाएगी, सारे विटनेस एग्जामिन हो जाएंगे। अब वीडियोज को बहुत लंबा नहीं करते हैं। अब अगली वीडियोज में हम लोग ये बात करेंगे कि सारे विटनेस एग्जामिन हो जाने के बाद में, प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेस एग्जामिन हो जाने के बाद में, सारे विटनेस के जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर लेंगे तब आगे प्रक्रिया क्या चलेगी। ठीक है।